सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वैदिक एजुकेशन का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने 6 पार्ट्स इस सीरीज़ के कर चुके हैं। आज जो है वो पार्ट 7 है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में डिसिप्लिन को, डिवोशन को। यहाँ पे डिवोशन का मतलब है किस प्रकार से क्या क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स की होती थी, या स्टूडेंट का जो है वो क्या रोल होता था। और इसमें हम फ़ीस स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे गुरुकुल्स का, और स्टूडेंट और टीचर की जो रिलेशनशिप होती थी या गुरु शिष्य की जो रिलेशनशिप होती थी उसे भी ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखते आ रहे हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। हम देखते हैं इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग को। सबसे पहले क्या है इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग को, जो हम देखेंगे तो ये इस तरह का डायग्राम जो है आप अपने एग्ज़ाम में भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब हम वैदिक एजुकेशन को समझने की बात करते हैं तो उसको हम 3 टाइप में बांटते हैं। पहला तो क्या है, इंटरनल। इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल जो कि फाउंडेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, जो कि एक शिष्य के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करता है। फिर इंटरपर्सनल, जो कि होता है गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप के ऊपर, जो उसका कोर रहता है वो किसके ऊपर करता है, गुरु शिष्य के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करता है। और एक्सटर्नल, जो कि सपोर्ट को, इकोनॉमिक्स को, ऑटोनॉमी को, गुरुकुल की, ये सारी चीज़ों को देखता है। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है ये किसी भी वैदिक एजुकेशन सिस्टम को जब हम समझते हैं तो इंटरनल में हमने देख लिया, एक्सटर्नल, इंटरपर्सनल और एक्सटर्नल जो है वो आज हम इन दोनों पे फोकस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो वैदिक एजुकेशन था वो आर्किटेक्चर था सेल्फ कंट्रोल का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बात की जाती थी सेल्फ कंट्रोल की। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो डिसिप्लिन था वो सेल्फ इम्पोज था। आपको जो है किसी भी तरीके से आपको स्क्रिप्चरल कमांड जो है, ये एक ग्रंथ या उपनिषद वगैरह में जैसे कि डिसिप्लिन वगैरह लिखे हुए हैं और आपको उन्हीं को फॉलो करना है। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है वो ये सब कुछ करना ही है। एक टाइप के रूल बुक जो है वो माना जाता था और कोई भी उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता उस स्क्रिप्चर को। उस स्क्रिप्चर में जो लिखा है वो आपको उसका पालन करना है। अगर आप उस तरीके से जीवन नहीं जीते, आप पालन नहीं करते, तो फिर आप जो है वो एक अच्छे शिष्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे, या आप वो जो है वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है अभी तैयार नहीं है। देर वॉज, यहाँ पे जैसे कि लिखा है, देर वॉज हार्डली एनी नीड ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन रूल्स, नो वन क्वेश्चन द कमांड ऑफ द स्क्रिप्चर्स। आपको स्क्रिप्चर्स को कमांड नहीं करनी है, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है आपको वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना है। और डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ कंट्रोल एंड पे मोस्ट ज़्यादा इसका फोकस होता था। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में क्या आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल में इंद्रियों की कंट्रोल से लेके तो फिजिकल कंट्रोल तक, जितना इमोशनल कंट्रोल सारा कुछ हो जाता है, उस सभी पे आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। जब हम देखेंगे, देखिए ये जो है द ट्रायड ऑफ डिसिप्लिन, तो इस समय पे जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल कंट्रोल डिसिप्लिन में सबसे पहले तो आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलिबेसी, आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। एब्सटेंड फ्रॉम वैनिटी, वैनिटी से आपको क्या मतलब है, फ्रेगनेंस से दूर रहना है, इंटरटेनमेंट, डांस, म्यूजिक वगैरह से आपको दूर रहना है, इंटॉक्सिकेंट से दूर रहना है, गैम्बलिंग, किलिंग काउज, है ना, किलिंग काउज, और झूठ बोलने से बचना है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती जो है फिज़िकल कंट्रोल में। तो आपको फिज़िकल कंट्रोल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद एक अच्छा शिष्य बनने के लिए तो आज भी हमें सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, या हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर आता है मेंटल कंट्रोल। मेंटल कंट्रोल पे क्या आता है, आपका इमोशनल कंट्रोल या मेंटल कंट्रोल आप जिसको बोलते हैं। तो आपको अपने सेंस ऑर्गन्स पे, आपकी इंद्रियों पे जो है वो काबू करना है। एडहेरेंस टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आपको हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, हमेशा सच बोलना है। रेनन्सिएशन ऑफ नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स, एंगर, ग्रीड, इनकरेक्ट फॉर्म्स, हमेशा अपने आप को न्यूट्रल बना के रखना है। लव, अटैचमेंट, इंटॉक्सिकेंट्स, इन सब चीज़ों से जो है ये सब इमोशंस जो है वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इस तरीके से आपको आपका जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य का जीवन जो है उसका पालन करना है। देन आता है स्पिरिचुअल कंट्रोल। हमने देख लिया फिजिकल कंट्रोल को, मेंटल कंट्रोल को, और अब देखते हैं स्पिरिचुअल कंट्रोल। स्पिरिचुअल कंट्रोल में बात की गई कि आप जो जो ट्रू फॉर्म है सोल का उसको पहचानें। आप जो, आपको जो जीवन मिला है उसके रियल पर्पस को पहचानें। परसीव करें सिमिलर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो कि सभी बीइंग्स के पास है, एंड वर्क
वर्किंग फॉर द यूनिवर्सल वेलफेयर। आपको समाज के कल्याण के लिए काम करना है, आपको अपना स्वार्थ नहीं देखना है, आपको जो है आप जो है ट्रू फॉर्म ऑफ द सोल को पहचाने। ये सारी चीज़ों पे जो चीज़ें फोकस करती हैं वो जो है वो आपका स्पिरिचुअल कंट्रोल पर आ जाता है। तो ये जो हमने बात की यहाँ पे डिसिप्लिन की, अब हम देखते हैं कि गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, तो गुरु का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। गुरु को जो है किससे बढ़कर माना गया है, जैसे कि आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, हिज प्लेस वॉज सेकंड टू दैट ऑफ गॉड। मतलब कि भगवान के बाद अगर कोई दर्जा किसी को दिया गया है तो वो गुरु को दिया गया है। ही वॉज मोर रिस्पेक्टेड देन ए किंग। किसी किंग से, किसी राजा से भी ज़्यादा जो है वो गुरु को बताया गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजा के बच्चों को भी शिक्षा कौन देता था, एक गुरु ही देते थे। तो आचार्य या गुरु, आचार्य वो होता है जिनके आचरण से हम सीखते हैं, और गुरु, आचार्य वैसे अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा जो है उनसे नीचे होते हैं इन हायरार्की, बट गुरु जो है वो सुपीरियर होते हैं। तो गुरु जो है वो सेंटर होते थे एजुकेशनल यूनिवर्स का, और कोई भी शिष्य जो है उस समय पे, कोई भी व्यक्ति जो है एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट नहीं कर सकता या नहीं गेन कर सकता है विदाउट द गुरु। वैदिक सोसाइटी में टीचर जो है वो अपर मोस्ट कैलिबर हेल्ड करते थे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है बहुत भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें, बट वो अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता है, आप बिना किसी गुरु के आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई गुरु हो, आप किसी गुरु के शिष्य हो, तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो आपको करेक्ट पाथ बताते थे, अल्टीमेट ट्रुथ का, जो परम सत्य है उसका जो है आपको अल्टीमेट ट्रुथ का जो है पाथ बताते थे, उसका रास्ता बताते थे, और हमेशा कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते थे लर्नर्स को, क्या कि वो बेटर देन देमसेल्व्स, वो अपने से भी ज़्यादा बेटर बन सकें। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी गुरु के समय पे, कि आपको जो है जो पूरा समाज है उसको जो बनाने वाला कौन था, गुरु थे। तो गुरु जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शब्द है, सिर्फ 2 अक्षर जो है उस शब्द में है, बट फिर भी वो जो है उसका जो मीनिंग है वो इतना आसान नहीं है, ना ही आज है ना ही पहले था। चलिए आगे देखते हैं। अब शिष्य की लाइफ कैसी थी, अब हम शिष्य की लाइफ पे फोकस करते हैं कि उस समय पे शिष्य की लाइफ कैसी थी। तो शिष्य की लाइफ थी उसकी सर्विस, इसके 3 पार्ट में हमने अगर इसको डिवाइड करें तो शिष्य की लाइफ का पहला काम था कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। दूसरा, आपको सर्विस करना है, किसको, गुरु को, गुरु को आपको सर्विस देनी है। द स्टूडेंट परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड वर्क्स ऑफ द गुरुकुल एंड पर्सनल सर्विस टू द गुरु। आज समय गुरु जो है वो एज अ फादर थे, गुरु जो है वो फादर फिगर थे, है ना, और जो शिष्य है, शिष्य जो है वो उनके बेटों की तरह थे, सन। ठीक है, तो शिष्य जो है वो उनके सन थे, कि आपको जो है वो गुरु जो है वो फादर फिगर है, और शिष्य जो है उनके बेटों की तरह है, उनको उन्हीं की तरह उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उनको सारी सर्विसेज देनी है। और जो उनके बेटे हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन्हें भी उनको अपने फादर की पूरी तरीके से सेवा करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनके काम में हाथ बताना है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो जैसे कि आप अपने फादर को करते हैं, उसी तरीके से जो गुरु है वो शिष्य का ख्याल रखते थे, और शिष्य जो है वो इसी तरह से उनको सर्व करते थे। तो रिचुअल प्रिपरेशन में उनका रहता था, जैसे यज्ञ और एक्सेट्रा चीज़ें जो है सेक्रीफाइसेस होते थे उस समय पे, तो वो सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, पैडागॉजी ऑफ ह्यूमिलिटी, स्टूडेंट जो है वो गो आउट फॉर द आर्म्स, स्टूडेंट जो है वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे, भिक्षा लेने के लिए बाहर जाते थे, और भिक्षा और उससे जो है वो जो भी खाना और सब कुछ कलेक्ट करके लाते थे, उससे जो है वो जो है गुरुकुल चलता था। ठीक है, तो ये जो है वो उस समय पे किसी भी तरह का साइन ऑफ पॉवर्टी नहीं था, बट स्पेसिफिक टूल था टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी एंड एक्सटिंग्विश ईगो, ईगो को हटाने के लिए था उस समय पे। क्योंकि जब गुरुकुल में सारे बच्चे होते हैं तो शिष्य, जितने भी शिष्य हैं वो सारे इक्वल होते हैं, कोई वहाँ पे राजा का बेटा नहीं होता, कोई वहाँ पे निचली जाति का नहीं होता। एक गुरु के लिए सारे उसके बच्चे जो है वो समान है, जैसे कि आज हम स्कूल में देखते हैं कि एक टीचर के लिए सारे बच्चे जो है वो समान वो रखते हैं, तो उनको प्रैक्टिस भी एक इक्वल चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि अब जब हम सारे लोग भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं,
तो जो है वो राजा के बेटे को भी जाना पड़ेगा, ये नहीं कि राजा का बेटा नहीं जाएगा, राजा के बेटे को भी जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं इसमें। तो ये हमने देखा कि एक शिष्य की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, है ना। उनको एक सिंपल लाइफ जीनी होती है गुरु के अंडर में। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को, कि जो गुरुकुल को कैसे जो है इकोनॉमिकली जो है वो गुरुकुल जो है सर्व्ड होता है, या देखिए कि किस तरीके से गुरुकुल जो है वो इकोनॉमी जो है गुरुकुल की वो किस तरीके से चलती है। तो गुरुकुल की इकोनॉमी सबसे पहला होता है कि गुरु दक्षिणा जो है कंप्लीट जब हो जाता है एजुकेशन तो उसके बाद मिलती है। सोसाइटी से जो है वो दान और दक्षिणा मिलती रहती है गुरु को, क्योंकि गुरु का दर्जा जो है वो भगवान से भी जो बाद जो अगर कोई आता है तो वो गुरु है। तो देखते हैं कि डेली एम्स जो दान है, जैसे कि भिक्षा लेने के लिए जब स्टूडेंट जाते थे, ठीक है, तो ये जो है वो सोसाइटी में जो है उन्हें दान और दक्षिणा मिलती थी। फिर वॉलेंटरी डोनेशन भी मिलते हैं, जैसे लैंड के रूप में एनिमल्स होते हैं, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड मनी, द स्टेट एंड लाइट जो है वो दान देते हैं। तो इस तरीके से जो है इन तीनों माध्यम से गुरुकुल जो है वो चलता है। और सबसे बड़ा जो है गुरु को इसलिए माना जाता था कि गुरु जो है वो टीचिंग जो है वो वॉज अ होली ड्यूटी, जो कि सिर्फ ब्राह्मण्स जो है उस समय पे किया करते थे, ठीक है। और इसका जो है किसी भी प्रकार से स्टेट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। और विद्या दान जो है उस समय पे द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन वो प्रोसेस किया जाता था एज अ हायर रिलीजियस मेरिट देन इवन द गिफ्ट ऑफ लैंड, जो है गिफ्ट लैंड के गिफ्ट से भी बड़ा जो है विद्या का दान माना जाता था, ठीक है। और फिर पब्लिक सपोर्ट जो है वो टीचर जो है नॉलेज देते थे फ्रीली। द पब्लिक एंड स्टेट वर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट देम लिबरली ड्यूरिंग रिलीजियस फीस्ट होती थी। टीचर और गुरु को स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे इनवाइट किया जाता था एज ए गेस्ट, ठीक है। और कम्युनिटी में उनका एज ए सस्टेन्ड एज ए इंटेलेक्चुअल के रूप में जो है वो सस्टेन करते थे कम्युनिटी में। देन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ये थी कि जो किंग है वो उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो कुछ नहीं करते थे। जो स्कूल्स है वो टोटली रन किए जाते थे इंटायरली बाय द ब्राह्मण्स। एजुकेशन जो है वो प्राइवेट अफेयर था जो कि मैनेज किया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा। और सेपरेशन इंश्योर द परस्यूट ऑफ नॉलेज रिमेंड स्पिरिचुअल endeavor इंसल्टेड फ्रॉम इंसुलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल साइकिल्स एंड स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे किंग का किसी प्रकार से एजुकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो इसी प्रकार से जो है वो लेगेसी जो है वो गुरुकुल की चलती रही। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो एक बार ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है, हम जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं उस तरीके से हम अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट आपको जैसा लगे आप उस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिए। एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।